गुड मॉर्निंग भैया बहनों। कल गृह कार्य के रूप में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। एक तो दिया था कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसका आंसर अपने रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और दूसरा दिया था कि HCl कोशिका की HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ऑक्सीटोसिन नाम की जो कोशिकाएं होती है, ऑक्सीटोसिन नाम की कोशिकाएं, उनसे HCl की उत्पन्न किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है श्वसन। श्वसन आप सब जानते हो, नॉर्मल तौर पे अपन कहें तो ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये श्वसन कहलाता है। लेकिन हमारी परिभाषा थोड़ी अलग है। गैसों का विनिमय जिसमें पर्यावरण, रक्त और कोशिकाएं भाग लेती है, वो कहलाता है श्वसन। यानी गैसों का विनिमय जो पर्यावरण, रक्त एवं कोशिकाओं के मध्य होता है, वो कहलाता है श्वसन। श्वसन की क्रिया में रक्त द्वारा ऑक्सीजन युक्त भाग जो होता है वो कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फेफड़ों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, वहाँ से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और बची हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे नासिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? फेफड़ों में संपन्न होती है। और चूंकि फेफड़ों में संपन्न होती है और फेफड़ों को हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस भी कहते हैं। तो ये पूरा प्रकरण क्या कहलाता है? फुफ्फुस, ये श्वसन कहलाता है। और ये प्रक्रिया जहाँ संपन्न होती है, यानी जिस तंत्र में संपन्न होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन। श्वसन तंत्र यानी श्वसन की प्रक्रिया जिस तंत्र में संपन्न होती है वो कहलाता है श्वसन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है इसमें ऊपरी श्वसन, दूसरा आता है इसमें निचला श्वसन, नीचे का श्वसन यानी निचला भी लिख सकते हो। और तीसरा आता है मध्यपट, मध्यपट या इसे अपन बोलते हैं डायाफ्राम, और यह इसे कहा जाता है मांसपेशीय श्वसन कोशिकाएं। ये 3 प्रकार के भागों में श्वसन को विभक्त किया गया है। ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन तंत्र और मध्यपट। इसमें जो ऊपरी श्वसन तंत्र है इसमें 4 भाग आते हैं। ऊपर के जो 4 भाग हैं वो चारों इसमें आते हैं। पहला नासिका, या आप देख रहे हो यहाँ पे नासिका, दूसरी इसमें ग्रसनी, तीसरी इसके यहाँ पे पाया जाता है स्वर यंत्र, जिसे क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र। और ये चौथा अपने श्वास नली। ये 4 प्रकार के भाग आते हैं इसमें। नासिका, दूसरा मुख ग्रसनी, ये वाली मुख ग्रसनी, और तीसरा स्वर यंत्र और श्वास नली। ये 4 प्रकार के भाग आते हैं। आज इन चारों भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पढ़ेंगे अपन इसमें ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में अब मैंने आपको बताया कौन सा भाग आएगा। पहला नासिका, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा स्वर यंत्र, लेरिक्स भी कहते हैं इसे, और चौथा श्वास नली। ये चारों भाग आते हैं। इसमें पहला देखिए अपने नंबर 1 नासिका। मुख के ऊपर ये श्वसन का प्रथम भाग होता है। क्या होता है आप जानते हैं? यहाँ पे ये अपने नोज पाई जाती है, इसे कहते हैं अपने। तो मुख के जो ऊपर का पहला भाग होता है, ये पहला प्रथम भाग नासिका होता है, जो श्वसन का प्रथम भाग है। मनुष्य में एक जोड़ी नलिकाएं पाई जाती है, जो कि नासा छिद्र
या नासा द्वार के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ जाकर खुलती है? नासिका में जाकर खुलती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? महीन रोम पाए जाते हैं जो वायु के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों, धूल के कण, पराग कण आदि को वहीं रोक लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एक श्लेष्म पदार्थ स्थापित किया जाता है जहाँ पे ये जाके क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं और वायु क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है और ये शुद्ध वायु फिर आगे की ओर फेफड़ों में श्वसन नलिका द्वारा होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है। दोबारा सुनिए, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? मुख के ऊपर की संरचना नासिका कहलाती है जो श्वसन तंत्र का प्रथम भाग होती है। इसमें नासा चित्र पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी है, जोड़ी का मतलब दो, तो नासा चित्र पाए जाते हैं। इन नासा चित्रों में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म रंध्रों द्वारा इनको जीवाणु, परागकण, धूल के कणों को रोका जाता है। तो रोका जाता है। इसके आगे दूसरा अपने भाग आता है इसका मुख। बी कौन सा आ गया? मुख। बी भाग इसी में आता है। मुख ग्रसनी वाला भाग मुख कहलाता है। ठीक है, ये द्वितीय श्वसन अंग होता है। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति द्वारा मुख से भी श्वसन क्रिया क्या की जाती है? प्रारंभ की जाती है, संपन्न की जाती है। लेकिन जो मुख से वायु अपन ग्रहण करते हैं वो वायु क्या नहीं होती है? शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, उसमें जो अपन लेंगे तो डायरेक्ट जीवाणु, परागकण, धूल के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मुख द्वारा श्वास नहीं लेनी चाहिए। तीसरा इसमें भाग आता है अपने ग्रसनी। तीसरा भाग कौन सा है इसका? ग्रसनी। ग्रसनी पीछे की ओर जाकर एक पेशीय चिमटी नुमी संरचना होती है उसके रूप में दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। यहाँ देखिए ना, ग्रसनी नीचे की ओर दो भागों में पड़ती है। आपको पिछले मुझसे पाठ में बताया था, श्वास नली और मुख ग्रसनी में जाके दो भागों में बट जाती है। लेकिन यहाँ पे अपन इसको तीन भागों के रूप में पढ़ेंगे। एक तो नासा ग्रसनी, दूसरी है मुख ग्रसनी और तीसरी कंठ ग्रसनी। जो यहाँ पे कंठ पाया जाता है जिसे अपन स्वर यंत्र कहते हैं, ये भी एक प्रकार का इसका भाग है। तो ग्रसनी को तीन भागों में बांट दिया है। यहाँ कितने भागों में बांट दिया है? तीन भागों में बांट दिया गया। नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी। ये तीन भाग पाए जाते हैं। ग्रसनी को तीन भागों में बांट दिया। पहला देखिए नासा ग्रसनी। ये ग्रसनी का प्रथम भाग होता है और नासा जो होती है ग्रसनी, ये कहाँ खुलती है? वायु ग्रसनी का खुलती है, यानी श्वास नलिका होती है उसमें जाकर ये खुलती है। दूसरी आ गई मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी डायरेक्ट जो अपन मुख द्वारा जो सांस लेते हैं वो कहाँ चला जाता है? मुख ग्रसनी में चला जाता है। और तीसरी आती है अपने कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी तथा मुख ग्रसनी के नीचे की जो एक पतली लंबी होती है वो क्या कहलाती है? कंठ ग्रसनी कहलाती है। ये इसके कंठ जो ग्रसनी होती है, इसके शीर्ष ये भाग देख रहे हैं, शीर्ष भाग पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस या ढक्कन छिद्र भी कहा जाता है, इसे ढक्कन भी कहा जाता है, या इसका नाम तीसरा घाटी ढक्कन भी इसे कहते हैं। ये ढक्कन क्या करता है कि श्वास नलिका में श्वास यानी ऑक्सीजन को प्रवेश करता है और मुख नलिका में जो भोजन होता है उसको प्रवेश कराने का कार्य करता है। ठीक है, ये इसके भाग हो गए। इसके बाद में इसका अगला भाग आपको पता है कौन सा है? स्वर यंत्र। चौथा भाग इसका स्वर यंत्र। इसे लेरिक्स भी कहा जाता है, लेरिक्स भी कहा जाता है। कंठ नली जो दिख रही है इसके यहाँ का जो भाग कहलाता है, ये क्या कहलाता है? स्वर यंत्र कहलाता है, जो एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है और ये एक छोटी सी संरचना होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्वर तंत्र पाए जाते हैं। ये स्वर तंत्र ये निश्चित करते हैं कि अलग अलग स्वर तंत्र होते हैं। इसमें एक पतली इस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली में कंपन उत्पन्न होता है और कंपन उत्पन्न होने से इसमें अलग अलग प्रकार की आवाज आती है, अलग
अलग प्रकार की आवाजें उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि पुरुषों की आवाज अलग होती है, महिलाओं की अलग आवाज होती है, बच्चों की अलग आवाज होती है, कुछ व्यक्ति अलग अलग आवाज भी निकाल सकते हैं। सब इसमें कंपन उत्पन्न होने के कारण होता है। तो अपन ने 4 भाग पढ़ी है ऊपरी श्वसन तंत्र के, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। ये चारों भाग किसके हैं? इसके ऊपरी श्वसन तंत्र के। अब इसके नीचे देखेंगे अपने निचला श्वसन तंत्र। दूसरा अपने निचला श्वसन तंत्र। देखिए नीचे के श्वसन तंत्र में आ जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले श्वास नली, श्वास नली के बाद में फेफड़े, फेफड़ों के बाद में क्या आ जाएगी? ये श्वसनी आ जाएगी। फिर ये श्वसनी आगे तक कुछ शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे श्वसनिकाएं कहा जाता है। और ये श्वसनिकाएं फिर आगे और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है जिसमें श्वसनिकाएं कहते हैं। और अंतिम भाग इसका आ जाता है मध्यपट जिसे डायाफ्राम कहते हैं। तो पहला हो गया इसका श्वास नली, और श्वास नली किसमें बढ़ गई? श्वसनी में दूसरा भाग, और तीसरा भाग आ गया इसका फेफड़ा, और चौथा भाग इसका आ गया डायाफ्राम। तो 4 हो गया। पहला एक श्वास नली, दूसरा भाग है इसका श्वसनी, श्वसनी और श्वसनी का दोनों एक में आ जाते हैं, श्वसनिकाएं, ये दोनों एक भाग है। तीसरा भाग आ जाता है इसका फेफड़े, और चौथा इसका भाग आ जाता है अपने डायाफ्राम। ये 4 प्रकार के इसमें भाग है। आप जानते हैं यहाँ कंठ के आगे एक सीधी पतली नली पाई जाती है जिसे अपन श्वसनी कहते हैं, और ये सांस तथा भोजन लेने के कार्य में काम में आती है। इसमें सी आकार के ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे गोल गोल सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्लों का ये कार्य होता है कि ये इस श्वास नली को इसकी पूर्व स्थिति में बनाए रखते हैं, या अपने ऐसे क्या इसको पिचकने नहीं देते। जैसे अपन सांस लेते हैं तो ये नली क्या नहीं होती है? पिचकती नहीं है, अपनी स्थिति में बनाए रखने का कार्य करते हैं ये श्वास नली। फिर ये श्वास नली आगे जाती है नीचे की ओर, आगे जाके यहाँ 2 भागों में क्या हो गई है? विभक्त हो जाती है। यहाँ से 2 भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये जो 2 भागों में विभक्त होती है, यही 2 भाग क्या कहलाते हैं? इसके श्वसनी कहलाते हैं। ये 2 भाग, यहाँ से एक भाग और दूसरा भाग, ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे? श्वसनी कहलाएंगे। एक भाग तो चल जाता है दाएं फेफड़े में, और दूसरा भाग चल जाता है बाएं फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर की आ गई। अब ये यहाँ से श्वसनी आगे की पहले फेफड़े में जाएगी, फेफड़े में जाती है, यहाँ प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश करने के बाद ये क्या हो जाएगी? छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये जो छोटी नलिकाओं में विभक्त हो रही है, ये नलिकाएं क्या कहलाती हैं? श्वसनिकाएं कहलाती है। या आपने इनको श्वसनी को ब्रैंकोई भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है। और जो छोटी नलिकाएं बढ़ती है इनको ब्रैंकियोल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से जाएगी, फिर ये छोटी नलिकाएं छोटी छोटी और शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन छोटी और नलिका शाखाओं को क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहा जाता है। ये इसके भाग हो गए। श्वसनी, फिर श्वसनी किसमें बढ़ रही है? श्वसनिकाओं में बढ़ रही है, और फिर श्वसनिका किसमें बढ़ जाती है? छोटी छोटी और शाखाओं में, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं के आगे एक गुब्बारेनुमा संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की गुब्बारेनुमा या थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को हम कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं। ये कूपिकाएं गैसों का आदान प्रदान करती है, आदान प्रदान करती है। यानी जब ये गैस कोशिकाएं फूलती है, उन कूपिकाएं फूलती है तो गैस अंदर की ओर आती है, और जब ये कूपिकाएं सिकुड़ जाती है तो गैस बाहर की ओर निकलती है। ये कूपिकाओं का कार्य है। इसके बाद में अपने अगला पॉइंट है फेफड़े। आप सभी जानते हो कि मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े यानी 2 फेफड़े पाए जाते हैं। जो दायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर होता है, और बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा क्या होता है? नीचे की ओर होता है। यानी आकार में दोनों समान होते हैं, लेकिन लंबाई में थोड़े बड़े होते हैं।
पुरुषों के फेफड़े महिलाओं की अपेक्षा थोड़े बड़े पाए जाते हैं। फेफड़े एक कोमल, लचीली और चिकनी संरचना, थैलीनुमा संरचना होती है। इसका कार्य, ये जब सिकुड़ते हैं तो वायु को अंदर लेते हैं और फैलते हैं तो वायु को बाहर निकालते हैं। ठीक है। जो दायां फेफड़ा होता है ये 3 खंडों में बटा होता है और जो बायां फेफड़ा होता है ये 2 खंडों में बटा होता है। इस प्रकार हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। चौथा अपने आता है डायाफ्राम। क्या आता है इसका? नीचे का भाग डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मांसपेशीय पसलियां होती हैं। यहाँ पे पसलियां पाई जाती है इसके ऊपर शरीर में। तो ये भी एक प्रकार की मांसपेशीय पसली होती है जो लचीली होती है। इसके ऊपर और नीचे होने से वायु हमारे शरीर में क्या करती है? प्रवेश करती है। एक अपनी की चादर नुमा संरचना होती है। किस नाम प्रकार की? चादर नुमा संरचना होती है, चादर के समान। तो ये जो नीचे जाएगी तो इसका आयतन बढ़ जाएगा और हमारी वायु क्या होगी? अंदर प्रवेश कर जाएगी। और जो वापिस ही अपनी पूर्व स्थिति में जाएगी तो वायु बाहर की ओर निकल जाएगी। इस प्रकार ये डायाफ्राम में पाया जाता है। और डायाफ्राम की क्रिया जो होती है ऋणात्मक दाब प्रवणता के कारण होती है। यानी जो इस पे ऋणात्मक दाब प्रवण होगा, बाहर से अंदर की ओर सांस आएगी तो ये फैल जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा तो हम सांस ले लेते हैं। और जो ही अपने पूर्व स्थिति में आएगा तो दाब प्रवणता वापस लगेगी, दाब लगेगा तो गैस वापस निकल जाती है। ये अपना श्वसन तंत्र पूरा हो गया। इसके बाद में आती है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया का मतलब ये है कि श्वसन क्रिया अपने 2 प्रकार की पाई जाती है, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का अंदर लेना। ऑक्सीजन अंदर कैसे लेते हैं? जैसे ही अपन यहाँ से बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है आपके, ठीक है, और ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आ गया और नीचे की तरफ आते हैं हमारे शरीर के अंदर का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है और बाहरी वातावरण का आयतन कम हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ आ जाती है? हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और वापिस जो ही बाह्य श्वसन में क्या होगा? जो डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है तो अंदर का आयतन कम हो जाता है और बाहर का आयतन बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ से होते हुए CO2 गैस कहाँ निकाल दी जाती है? बाहर निकाल दी जाती है। यह अंतः श्वसन और बहिः श्वसन कहलाता है।